हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू पिछले साल का जो गेट का ईसी का क्वेश्चन पेपर था, गेट ईसी 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था, उसके कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो लेक्चर के थ्रू उसके सॉल्यूशंस अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस अपन देखें और उसका आसानी से अपन सॉल्यूशन देख सकें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है इसमें मिक्स वैरायटी के क्वेश्चन है, आपको अलग अलग सब्जेक्ट नेटवर्क ईएमटी सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे क्योंकि ये गेट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। बट इसका सॉल्यूशन कितने आसानी से बन सकता है ये अपन इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन जिसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है। जो लेंथ है आपका वो 3 λ/4 है। मतलब अगर अपन एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसकी जो लेंथ है वो 3 λ/4 है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो है 50 ओम। अब वो बोल रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये टर्मिनेट हुआ है विथ एक लोड इम्पीडेंस से, वो है ZL की वैल्यू दे रखी है 400 ओम। अब आपको ये बोलता है कि इम्पीडेंस राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेस सीन एट द इनपुट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। मतलब आपको अगर इनपुट से देखना है तो इसका जो इम्पीडेंस होगा वो कितना होगा, मतलब आपको Zin की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए Zin का अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो Zin का फॉर्मूला होता है Z0। अगर उसका मेन फॉर्मूला देखेंगे तो ZL cos बीटा L प्लस J Z0 sin बीटा L। और यहाँ पे अगर अपन आ जाते हैं Z0 cos बीटा L प्लस J ZL sin बीटा L। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जिसमें आपको सिर्फ बीटा एल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बीटा एल की वैल्यू अगर आप निकालें तो बीटा इज इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा होता है इंटू एल। अगर आप निकालें लेंथ कितनी दे रखी है तो लेंथ आपका 3 λ/4 है। तो आप लैम्डा लैम्डा काट सकते हैं और ये आ गया आपका 3 इंटू ये 2 कटा तो 3 पाई/2। ठीक है, 3 पाई/2 की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा इसमें हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको, चलिए यहीं पे अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 3 पाई/2 है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रख देते हैं। Zin की वैल्यू जो है वो आपका आ जाएगा Z0। ठीक है, ZL तो रहेगा ही, साथ में cos बीटा L। अच्छा, cos बीटा L में आप cos 3 पाई/2 की अगर आप बात करें, ठीक है, 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री। तो अगर आप इसको कर्व को देख लें तो cos देखिए ये 90 होता है, ये 180, ये 270। तो वैल्यू इसकी 0 होती है तो ये वैल्यू अपने आप कैंसिल हो जाएगी, cos वाली वैल्यू कैंसिल। साइन साइन की वैल्यू अगर आप देखें तो साइन की कर्व अगर आप बनाएं तो साइन 0, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, मतलब यहाँ पे -1 होती है। तो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको अपन यहाँ पे लिखते हैं -j/Z0 साइन बीटा एल की वैल्यू -1 और यहाँ पे -j/ZL। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया आपका Zin की वैल्यू आपको आ गई Z0² बाय ZL। बस इस फॉर्मूले में आप Z0 की वैल्यू आप रख सकते हैं 50 स्क्वायर, 50 इंटू 50/ZL। ZL मतलब 400। तो आप इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हो गई 25/4 जो कि आंसर हो गया 6.25। तो देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन था जो आप सिंपल एक फॉर्मूले से के बेसिस पे आप इसको बनाया जा सकता था। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हर क्वेश्चन का थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे लंबा, इसलिए ये 5-5 6-6 क्वेश्चन का मैं सेट लेके कोशिश करूंगा लाने की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको कंसीडर करना है एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। आपको रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस समझ में आता होगा कि जो होल और इलेक्ट्रॉन आपस में जब रिकम्बाइन होते हैं, ठीक है, तो कई बार आपको ये पता होगा कि जब रिकम्बाइन होते हैं तो दो फॉर्म में होते हैं। वो या तो लाइट एमिट करते हैं, निकालते हैं एमिट, या तो हीट एमिट करते हैं। जो लाइट एमिट करता है उस सेमीकंडक्टर को डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहते हैं और जो हीट निकालता है उसको इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसीलिए डायरेक्ट बैंड गैप जितने सेमीकंडक्टर होते हैं, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब क्या है आपके जो एलईडीज वगैरह में यूज होते हैं। और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर तो आप जानते ही हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह जो हीट प्रोड्यूस करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रहा है वाया बल्क ट्रैप इन अ फॉरवर्ड बायस्ड पीएन होमो जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पी और एन का होमो जंक्शन डायोड बना हुआ है, फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे है और उसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब वो बोलता है मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन रेट जो है वो यू मैक्स है। रिकॉम्बिनेशन रेट होगा, कोई रेट से वो रिकम्बाइन हो रहे होंगे, तो लेट सपोज उसका जो रेट है वो यू मैक्स है। अब वो बोलता है कि इफ इलेक्ट्रॉन एंड होल कैप्चर क्रॉस सेक्शंस आर इक्वल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन और होल कैप्चर का क्रॉस सेक्शन है वो बराबर है। तो अब ये बोलता है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है, ध्यान रखिएगा फॉल्स पूछ रहा है। तो देखिए यू मैक्स डिपेंड एक्सपोनेंशियली ऑन अप्लाइड बायस, ये बिल्कुल सही बात है कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो बायसिंग जो आप बाहर से कर रहे हो उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट होता है और एक्सपोनेंशियली डिपेंडेंट होता है कि जैसे जैसे आप बायसिंग बढ़ाते हैं तो वैसे रिकॉम्बिनेशन रेट भी बढ़ता जाता है। अगर आप थर्ड कंडीशन को देखोगे कि विद ऑल द पैरामीटर अनचेंज, अगर आपने सब पैरामीटर अनचेंज किया है तो आपका एक सेकेंड, हाँ, आपका सारा पैरामीटर अनचेंज है तो यू मैक्स इंक्रीजेस इफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द कैरियर इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, अगर आप हीट बढ़ाते हो, थर्मल वेलोसिटी बढ़ाते हो तो रिकॉम्बिनेशन का रेट भी बढ़ जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। विथ ऑल अदर पैरामीटर अनचेंज यू मैक्स डिक्रीजेस इफ द इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी रिड्यूस। अगर आपका जो इंट्रिंसिक कैरियर डेंसिटी है, आपका जो होल्स और इलेक्ट्रॉन है जो अलग अलग हैं, वही अगर आप रिड्यूस कर दोगे तो फिर रिकॉम्बिनेशन कैसे होगा, तो रिकॉम्बिनेशन ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा, तो ये भी एक सही चीज है। इस तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल फॉल्स है कि सिर्फ एजेस में होता है रिकॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एजेस में नहीं होता है, बाहर भी और डिवाइस के अंदर भी होते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत था। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट बिलो शोन बिलो थेवेनिन वोल्टेज निकालना है आपको, वीटीएच निकालना है। वीटीएच थेवेनिन वोल्टेज का मतलब वीओसी भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। तो जब अपन सर्किट में जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस पर अपन ओपन सर्किट कर लेते हैं तो वो ओपन सर्किट वोल्टेज आपको निकालना होता है, जैसे ये वीटीएच। तो यहाँ पे अपन वीओसी बेसिकली निकालना है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे ये ओपन सर्किट होगा, मतलब यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा वो जीरो होगा, क्योंकि ओपन है तो यहाँ से तो करंट बह ही नहीं सकता, तो यहाँ पे करंट नहीं बहेगा। तो अगर करंट नहीं बहेगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही यहाँ पे भी वोल्टेज होगा, तो यहाँ पे भी वीओसी ही अपन कंसीडर करेंगे, यहाँ पे भी अपन वीओसी ही कंसीडर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली बीच में ये वोल्टेज आ जाता है वोल्टेज सोर्स है, तो क्यों ना अपन एक काम करते हैं, यहाँ का जो करंट सोर्स है और ये रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज सोर्स में। तो इसको देखिए थोड़ा सा मैं डायग्राम को यहाँ पे अगर हम लोग इसको हटा दें और यहाँ पे एक सिंपल सा सर्किट, जैसे देखिए करंट सोर्स और इसको अगर आपको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आई आर, वी इक्वल टू आई आर, तो आई इंटू आर कर लीजिए, तो यहाँ पे आ गया 1 वोल्ट। तो ये आप यहाँ पे, और एरो ऊपर की तरफ है, इसका जो दिशा है वो ऊपर की तरफ है, तो आप प्लस भी ऊपर लगाएंगे, तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट, और यहाँ पे आपका साथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस भी आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे पहले से ही माइनस प्लस 2 वोल्ट का वो लगा हुआ है और यहाँ पे 2 ओम का लगा है। अब अगर आप इधर से ध्यान से देखें तो ये रेजिस्टर और रेजिस्टर ऐड अप हो सकते हैं, और ये अगर इधर से आए तो ये वोल्टेज और वोल्टेज भी ऐड हो सकते हैं। तो उसका एक मैं सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे अपन कर लेते हैं 3 ओम दोनों को ऐड करके, और यहाँ पे एक वोल्टेज 3 वोल्ट, और इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे एक मिनट, इसको इसको कर लेते हैं 2 एम्पियर, और इसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2 ओम। ठीक है, और यहाँ पे अपन को वीओसी निकालना है, क्योंकि वहां पे आप चाहे कुछ भी रखें, 4 ओम रखें, आखिर में यहाँ पे अपना वो वीओसी आएगा। अब आपको बस केवीएल लगाना है, ठीक है, केसीएल लगाना है, सॉरी। तो केसीएल अगर आप लगाओगे तो आप क्या करोगे, वीओसी माइनस 3/3 प्लस वीओसी बाय 2 इज इक्वल टू, जितना करंट जा रहा है इज इक्वल टू उतना करंट आ रहा है, तो 2 एम्पियर यहाँ पे रखना है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, वीओसी 5 वीओसी माइनस 3/6 इज इक्वल टू 2, तो आप यहाँ कर सकते हैं 5 VOC
-3 इज इक्वल टू 12, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, 3 2 6 2 BOC, अच्छा यहाँ पे सॉरी 6 आएगा, ठीक है, हाँ 5 BOC, हाँ तो आप इसको कर सकते हैं 5 BOC इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो 18, तो अगर BOC की वैल्यू अगर आपको निकाला तो 18/5 3.6, सॉरी एक मिनट, 3 5 15, हाँ ठीक 3.6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको अगर आप इसका ऑप्शन देखें तो आपको यहाँ पे 3.6 का वोल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसका ड्राइंग मिटाते हैं और माउस में आके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, अ सिंगल क्रिस्टल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है, विद एन इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो है जो आपका इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है वो होल का ट्वाइस है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन का। मतलब अगर आप NC, अगर आपका होल्स का इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट है और ND अगर आपका इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव डेंसिटी स्टेट है, तो NC है वो ट्वाइस ND का है, ये आपको दिया हुआ है। VT जो थर्मल वोल्टेज है वो 26 मिली वोल्ट पहले से दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दिया था तो आपको एज्यूम यही करना होता है। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, देखो क्या होता है कि फर्मी लेवल होता है वो ये जो डोपिंग अपन करते हैं या फिर ये इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट है या टेम्परेचर के कारण ये जो शिफ्टिंग होती है फर्मी लेवल, आपका अगर बैंड गैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंडक्शन बैंड होता है, ये वैलेंस बैंड होता है, और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है। यहाँ पे आपका फर्मी एनर्जी जो फर्मी लेवल होता है वो होता है, ये ऊपर की तरफ भी शिफ्ट होता है, नीचे की तरफ भी शिफ्ट होता है, तो इंट्रिंसिक में ये बीचों बीच रहता है। और आप कुछ ऐसा वैसा काम करते हैं तो या टेम्परेचर के कारण या इफेक्टिव डोपिंग के कारण तो ये इधर उधर होता रहता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल मिड बैंड गैप में जो एकदम बीचों बीच है उससे कितना शिफ्ट होगा इस वाले कंडीशन के साथ। तो आपको मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो फर्मी लेवल है EF, वो आपका एक तो होता है EC प्लस EV/2, ठीक है। EC क्या है आपका कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप, जो सबसे लोवेस्ट कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप होता है उसको EC बोलते हैं, और इस जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है बैलेंस बैंड का उसको EV बोलते हैं। तो दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2 करते हैं और यहाँ पे करते हैं KT/2 log EC NC/ND। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आप जो उसमें चेंज हो रहा है फर्मी लेवल में वो आप निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो EC प्लस EV/2 मतलब आपका बेसिकली EG/2, या फिर इसको आप मिड बैंड गैप मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो रहा है KT/2, KT आपका है बेसिकली 26 मिली वोल्ट, तो यहाँ पे KT/2 आपका आ जाएगा KT/2, ठीक है। उसके बाद log NC/ND, तो log NC आपको पहले पता है कि आपका 2 होता है, तो यहाँ पे आप कितना कर सकते हैं बेसिकली 2ND कर दिए तो उतना कैंसिल हो गया। अब आपका KT/2 की वैल्यू अगर आप पुट अप करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 13 मिली वोल्ट के करीब आएगा। उसमें log बेस E2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो वैल्यू कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका आंसर आपको आएगा लगभग 9.01 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको मैं एक बार चेक करके बता देता हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक किए तो ऑब्वियसली यही आंसर है, 9.01 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आप बस उस वैल्यू में पुट अप करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में हम लोग, ये एक डिजिटल का क्वेश्चन है, बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिगर ये जो दिया हुआ है ये एक मल्टीप्लेक्सर का दिया हुआ है फिगर। इसमें जो S1 है और S0 है ये सेलेक्ट लाइन होती हैं और ये जो होती हैं ये इनपुट लाइंस होती हैं।
ठीक है। I0 से I3 इनपुट डेटा लाइंस होती है जिससे हम लोग डेटा भेजते हैं। जो EN होता है ये इनेबल लाइन होता है, जो इनेबल करता है मल्टीप्लेक्स को चालू होने में। जैसे यहाँ 0 दिए और यहाँ पे आपने एक बबल लगा दी तो 0 का बार 1 हो गया, मतलब ये मल्टीप्लेक्स चालू है। ठीक है, और आपको ये फंक्शन, ये आउटपुट है, ये निकालना है इन द फंक्शन ऑफ PQR। PQR के टर्म्स में आएगा। अब आप क्या कर सकते हो, देखिए आप बेसिकली देखिए, कभी भी मल्टीप्लेक्सर को सॉल्व करना होता है तो क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर जब सेलेक्ट लाइन दिया रहता है तो उसका 0 0 से स्टार्ट करता है वो, P बार Q बार। ठीक है, P बार Q बार, और I नॉट को वो पकड़ता है, तो I नॉट के डेटा को आउटपुट में ले जाएगा। तो I नॉट का डेटा है आपका R। ठीक है, प्लस P बार Q एक बार ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये ऐसे ही P और Q चलता है। पहले 0 0 मतलब P बार Q बार, फिर P बार Q, फिर P Q बार और P Q, ऐसे करके। तो P बार Q आ गया, इसके सेकंड इसको ले लेगा तो ये आ जाएगा 0, तो ये खत्म, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चीज खत्म हो जाता है। फिर थर्ड आएगा P Q बार। P Q बार से अपन R को पकड़ लेते हैं, क्योंकि थर्ड यहाँ से आएगा, और फोर्थ आएगा आपका पी क्यू इंटू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्यू बार आर कॉमन है, तो आप यहाँ पे आप कर सकते हैं क्यू बार आर, पी प्लस पी बार वैसे भी 1 हो जाता है, प्लस पी क्यू। ये सिंपल सा एक अगर आया है। अब अगर मैं इसको उसके साथ मैच करूं तो अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको ये इसमें ऑप्शंस था लेकिन यहाँ पे फिट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं नहीं किया, नहीं तो ये इसका आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मल्टीप्लेक्स का क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल कम्युनिकेशन का। देखिए, एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो ट्रांसमिट कर रहा है ब्लॉक ऑफ n बिट, मतलब एक n बिट का जो ब्लॉक है इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन डिकोडिंग अ बिट इज अल्फा, मतलब एक बिट को डिकोड करने में जो एरर होने की चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है, वो अल्फा है। मतलब अगर एक बिट को भी अगर हम लोग डिकोड करेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा है। अच्छी बात है। द एरर इवेंट ऑफ ईच बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरर इवेंट ऑफ अदर बिट, मतलब देखिए यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि एक बिट में जो एरर आएगा उसका दूसरे से कोई संबंध नहीं है, दूसरे बिट में कोई और वजह से एरर हो सकता है, तीसरे बिट में कोई और वजह से हो सकता है, तो एक का दूसरे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अब द रिसीव ब्लॉक इज डिक्लेयर्ड एरोनियस। अब जो रिसीव, मान लीजिए ट्रांसमिट हुआ और यहाँ पे रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि ये एरर भरा हुआ है। ठीक है, एरर भरा हुआ कब है, जब इफ एटलीस्ट वन ऑफ द बिट इज डिकोडेड रॉन्गली। ये एरर कब डिक्लेयर होगा, जब इनमें से जितना ये पूरा ब्लॉक में अगर एक बिट भी अगर एरर आ गया तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक को एरर माना जाएगा और उसको पूरा डिकोड रॉन्गली होगा। ठीक है, तो अब ये आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो रिसीव्ड ब्लॉक है वो एरोनियस है, मतलब उसमें एरर भरा हुआ है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। देखिए, तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ये समझते हैं कि देखिए, लेट्स एक बिट अगर अपन भेजें तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो अल्फा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि आप रिसीव ब्लॉक है, ये कंडीशन कब दे रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ द बिट इज डिकोडेड रॉन्गली, मतलब देखिए एक कंडीशन होगा कि 0 बिट एरर है, कोई भी बिट में एरर नहीं है। ठीक है, फिर एक बिट में एरर है, हो सकता है दो बिट में एरर हो सकता है 3 बिट में एरर हो सकता है सारे के सारे n बिट में एरर हो, ये भी हो सकता है। अब वो बोल रहा है कि देखिए, अगर इसका तो अभी अब मेरे को पहले ये निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये अभी पहले काम आएगा। ठीक है, एक बिट में भी एरर नहीं होने के कितने चांसेस है, आप बताइए। देखिए, एक बिट में भी अगर एरर नहीं होगा, एक बिट में एरर होने का चांस कितना है, अल्फा। तो एक बिट में भी एरर होने का चांस, मतलब एक बिट में एरर नहीं होने का चांस कितना होगा, 1 माइनस। एक बार ध्यान से सुनिएगा फिर से, 1 बिट में कोई 1 बिट में एरर होने का चांस अल्फा दिया हुआ है, तो 1 बिट में एरर नहीं होने का चांस ऑब्वियसली 1 माइनस अल्फा ही होगा। ये एक बिट की बात है, एक बिट में एरर होने का चांस, एक बिट में नहीं एरर होने का चांस, लेकिन ये तो एक बिट है। अगर हम लोग
ज्यादा बिट में, जैसे ये बोल रहा है कि पूरे के पूरे ब्लॉक में 0 बिट का एरर है, मतलब कोई बिट का एरर ही नहीं है, तो हर बिट विदाउट एरर जाएगा, तो हर बिट ऐसा ही होगा 1 माइनस अल्फा। तो हर बिट को अगर आपको विदाउट एरर भेजना है तो आपको 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार आप क्या करोगे, जैसे एक बिट में एरर नहीं है, फिर दूसरे बिट में भी एरर नहीं है, फिर तीसरे बिट में भी एरर नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई करते आओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन। लेकिन ये क्या है, ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि कोई भी बिट में एरर नहीं है, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट रिसीव्ड बिग ब्लॉक इज एरोनियस। आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो रिसीव्ड ब्लॉक है वो एरर भरा हुआ है। एरर कब डिक्लेयर होगा, जब एक बिट या उससे अधिक के एरर हो जाएंगे। तो अपने जीरो वाला का तो केस निकाल लिया, तो एक काम करते हैं, जीरो केस के लिए 1 माइनस कर देते हैं, तो बाकी सबका केस निकल जाएगा अपने आप। तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन करेंगे तो बाकियों का भी निकल जाएगा। तो ये है अपना बेसिकली आंसर, 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन। तो ये कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन था कि नॉर्मली देखिए बिट अपन भेजते जाते हैं 10 10 10, एक पूरा ब्लॉक है, एक बिट में एरर होने का चांस अल्फा है, एक बिट में एरर नहीं होने का चांस 1 माइनस अल्फा, हर बिट में नहीं है एरर होने का चांस 1 माइनस अल्फा टू द पावर एन। और अगर एक बिट में भी क्या बोलता है कि रिसीव, अगर एरर है मतलब एक बिट में तो कम से कम एरर है ही, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो क्या करते हैं अपन, बिना एरर पहुंचने का अगर वो पूछता कि ये प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो रिसीव ब्लॉक है वो बिल्कुल बिना एरर के है, तो आप ये वाला फॉर्मूला को आंसर ले सकते थे। लेकिन वो बोल रहा है कि एरर तो है भैया, तो एरर है मतलब पक्का से एक बिट में आया होगा एरर, या एक से ज्यादा बिट में आया होगा। तो अपन करते हैं कि बिना एक बिट में एरर आए और उसको 1 से माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से अपन 1 से माइनस कर दिए, तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, मतलब अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखें तो कितना आसान था, नहीं तो कितना मुश्किल भी था। तो ये हम लोग 6 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस किए। 6 क्वेश्चन में भी काफी टाइम लगा, लेकिन ये 6 क्वेश्चन आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट दे रहा होगा, जैसे कि ये ट्रांसमिशन लाइन का एक कॉन्सेप्ट दिया आपको, एक ये ईडीसी का कॉन्सेप्ट दिया, ये बिल्कुल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट दिया, ये आपको फिर से ईडीसी का एक कॉन्सेप्ट दिया फर्स्ट चैप्टर का जो होता है। उसके बाद हम लोग ने डिजिटल का भी एक क्वेश्चन बनाया जिसमें मल्टीप्लेक्सर का आपको समझ में आया होगा, और आपको डिजिटल कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आसान है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगानी चाहिए। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट में, फिर हम लोग 5-6 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे हम लोग अलग अलग कोशिश करेंगे कि अलग अलग जो गेट के क्वेश्चन पेपर हैं, या ईएस के क्वेश्चन पेपर, या इसरो के क्वेश्चन पेपर, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फिर से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे कोई ना कोई पीएसयू में, तो वो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।